रीमा बेसिकली कानपुर की रहने वाली थी, पर कुछ वक्त पहले वो नोएडा आ गई क्योंकि एक न्यूज़ चैनल में उनकी जॉब लग गई थी। रीमा जर्नलिस्ट नहीं थी बल्कि ग्राफिक डिजाइनर थी। तो न्यूज़ चैनल में उनको पैकेजिंग टीम में काम मिल गया था। पैकेजिंग मतलब न्यूज़ के साथ चलने वाले ग्राफिक्स। नोएडा आकर रीमा पहले तो एक पीजी में रही, लेकिन फिर उन्हें लगा कि अब ठीक ठाक पैसे मिलने लगे हैं तो एक अलग अपार्टमेंट किराए पर ले लिया जाए। उनकी एक कलीग ने उन्हें नोएडा में ही एक फ्लैट के बारे में बताया। ये सोसाइटी फिल्म सिटी से ज्यादा दूर नहीं थी और रेंट भी उतना ही था जितना उस एरिया में होना चाहिए था। और सबसे खास बात ये थी कि वो घर फुली फर्निश्ड मिल रहा था। मतलब घर के अंदर फर्नीचर और अप्लायंसेस पहले से ही लगे हुए थे। इसीलिए रीमा ने घर देखने के बाद तुरंत उसे लेने का फैसला कर लिया। इस घर की एक और अच्छी बात यह थी कि लैंडलॉर्ड इंटरफेयर नहीं करने वाला था। दरअसल घर का मालिक एक 30-35 साल का लड़का था जो कि इंडिया से बाहर ही रहता था। उसकी नौकरी बेल्जियम में किसी आईटी फर्म में थी, तो वो पिछले कई सालों से वहीं पर रह रहा था। और उसने रीमा को कह दिया था कि अगर आप चाहो तो अपने दोस्त वगैरह भी बुला सकते हो। रीमा खुशी खुशी उस घर में सेटल्ड हो गई और सबसे बड़ा कमरा उसने अपने लिए ले लिया। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ दिनों बाद रीमा ने कुछ चीजें नोटिस करनी शुरू कर दी। अक्सर देर रात में रीमा की आंखें खुलती किसी की बातों की आवाज से, और नींद खुलने के बाद भी रीमा को साफ आवाजें सुनाई देती। ये आवाजें कमरे के बाहर से आ रही होती थी और ऐसा लगता था मानो दो लोग आपस में बात कर रहे हो। वो इतने धीमे बात करते थे कि रीमा को समझ नहीं आता था कि आखिर वो लोग क्या बोल रहे हैं। और जैसे ही रीमा बेड के पास रखी लाइट ऑन करती, आवाजें एकदम से चुप हो जाती। बंद नहीं, चुप। जैसे उन्हें समझ में आ गया हो कि रीमा जाग गई है। शुरू में रीमा को लगा कि ये केवल वहम है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो आवाजें कभी भी आने लगती। दिन में, रात में, सुबह सुबह। रीमा ने जानबूझकर ये सब किसी को नहीं बताया क्योंकि आवाज आने के अलावा और कुछ होता भी नहीं था। ये सब उसके हिसाब से बिल्कुल हार्मलेस था। तो रीमा ने सोचा कि अगर इस पर ध्यान ना ही दिया जाए तो ही बेहतर है। पर एक बार जब उसने ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश की कि आखिर ये आवाजें कह क्या रही हैं, तो रीमा को लगा कि वो आवाजें न जाने कौन सी अलग ही भाषा में बात कर रही थी। खैर, इलेक्शन के दौरान काफी डिबेट्स हो रही थी और उस चक्कर में देर रात तक ऑफिस में रुकना और सुबह जल्दी पहुंचना होता था। तो रीमा की एक टीम मेंबर श्रुति उसी के यहाँ रुक गई क्योंकि उसका घर ऑफिस से काफी दूर था। रात को करीब 2:30 बजे श्रुति ने रीमा को उठाया। आंख मलते हुए रीमा उठी और उसने पूछा कि क्या हुआ। श्रुति बोली, रीमा, मुझे लगता है तेरे घर में भूत है। रीमा इस बात से हैरान नहीं थी कि उसका घर हॉन्टेड है, बल्कि इस बात से परेशान हो गई कि उसकी कलीग को यह कैसे पता चला। रीमा ने पूछा, कुछ हुआ है क्या? और तब श्रुति ने उसे बताया कि उसने 2 लोगों को बातें करते सुना है और वो जो कोई भी हैं तुझसे नाराज हैं। उन्हें तेरा इस घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इस बात से रीमा हैरान हो गई। उसने पूछा, तुझे ये कैसे पता? और तब श्रुति ने उसे बताया कि वो जो भी लोग हैं उनमें एक औरत है और एक आदमी है और वो दोनों तेलुगु में बात कर रहे हैं। तब जाकर रीमा को समझ आया कि आखिर उसे उन लोगों की बातें क्यों समझ नहीं आती थी। श्रुति ने रीमा को बोला कि तू ये घर छोड़ दे क्योंकि वो आंटी अंकल गुस्से में लग रहे थे। पर क्योंकि रीमा को अब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, तो उसने फिर से इस बात पर ध्यान ना ही देना बेहतर समझा। लेकिन श्रुति उसके बाद फिर रीमा के यहाँ नहीं रुकी। वो उसी वक्त अपने घर रोहिणी चली गई। इलेक्शन वगैरह खत्म हुए और रीमा की जिंदगी वापस ढर्रे पर आ गई। थोड़ा मी टाइम भी मिला तो रीमा ने डेटिंग एप्स पे किस्मत आजमाई। 1-2 बार ट्रायल एंड एरर के बाद
एक लड़का रीमा को काफी पसंद आया, जिसका नाम था सुधांशु। 4-5 बार दोनों बाहर मिले और फिर एक दिन रीमा ने उसे घर पर ही डिनर के लिए बुला लिया। रीमा और सुधांशु ने खाना खाया और फिर विस्की लेकर दोनों साथ बैठ गए। देर रात तक दोनों ने बातें की और फिर सुधांशु रीमा के यहां से चला गया। और उस रात जब रीमा सोई तो उसे वो आवाजें काफी जोर से सुनाई दी, मानो अब वो अंकल और आंटी उस पर चीख रहे हों। बस अभी भी अच्छा ही था तो रीमा ने उन दोनों को इग्नोर किया और तकिया अपने सर पे रखकर सो गई। पर थोड़ी देर बाद रीमा को जैसे किसी ने उसकी बाजू पकड़कर जोर से खींचा। रीमा ऑलमोस्ट बेड की एज तक खिसक कर आ गई। घबराकर उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। रीमा समझने की कोशिश ही कर रही थी कि इतने में एक जोर का चांटा रीमा के सर पर लगा। एक झापड़ में रीमा का सारा बस गायब हो गया और इतने में किसी औरत के चीखने की आवाज उसे साफ सुनाई देने लगी, मानो कोई औरत गुस्से में चीख रही हो। समझ में रीमा को कुछ नहीं आया, लेकिन उसने तुरंत बेड से अपना फोन उठाया और सीधा घर के बाहर भाग गई। घर के बाहर बैठकर रीमा ने सबसे पहले अपनी सांसों पर काबू किया और फिर सुधांशु को फोन मिलाया। थोड़ी देर बाद जब सुधांशु आया तो रीमा हिम्मत करके उसके साथ घर के अंदर घुसी, लेकिन तब ना कोई आवाज सुनाई दी और ना ही कुछ हुआ। रीमा ने सुधांशु को सुबह तक रोक कर रखा और वो लड़का रुका भी, लेकिन सुबह एक बार जाने के बाद सुधांशु ने रीमा को गोस्ट कर दिया, यानी टोटल कम्युनिकेशन कट ऑफ। इसके बाद रीमा ने अपने लैंडलॉर्ड से बात की तो उसे पता चला कि उसके अम्मा और अप्पा कोविड के दौरान इसी घर में चल बसे थे। बस तभी से ये घर खाली पड़ा था। लैंडलॉर्ड ने रीमा से रिक्वेस्ट की कि वो ये सब किसी को ना बताए। रीमा ने उससे कोई प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन अगले दिन से उसने नया घर ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक वो अपनी एक दोस्त के यहाँ रही और घर मिलते ही उसने सामान शिफ्ट कर लिया। वो घर शायद आज भी फुली फर्निश्ड ऑफर के साथ नोएडा में ही रेंट पर अवेलेबल है।